नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा संविधान से हट करके जियोग्राफी, भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को। जैसा कि आप पीछे व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्त, थोड़ा सा हम भी आज सोचे कि कुछ अलग वीडियो बनाया जाए। कल संडे है और आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे। एक ही वीडियो में पूरा सोलर सिस्टम से जितनी लगभग जितनी जानकारी रहती है, सारा इस व्हाइट बोर्ड के सामने जो मैंने सजाया है, ये सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्त, ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि इतना आंकड़ा लिखा गया है कैसे याद होगा। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको कैसे उसके बारे में समझाएंगे, एक एक चीज आपको याद हो जाएगा। इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे, उसको भी आप देखिएगा। जिंदगी में जिस लेवल की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, उस लेवल के एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है और एक भी छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ पूरे लास्ट तक, बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। दोस्तों, ये छोटा चैनल है और थोड़ा सा आप इसका अगर सहयोग करते हैं, देवरिया से अगर हमारा वीडियो आप देखते होंगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारा उत्साहवर्धन के लिए काफी रहेगा और हम खुश होकर के वीडियो को बनाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आइए चलते हैं, आज पढ़ते हैं सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अच्छे तरीके से मैंने इसको सजा दिया है। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, ध्यान दीजिएगा दोस्त। ये सोलर सिस्टम भारतीय जो भूगोल है, विश्व का भूगोल, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और उसको हम लोग देखते हैं कि सूर्य, आप जानते हैं कि क्लॉडियस टॉलमी नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्लॉडियस टॉलमी ने ये कहा था कि हमारे केंद्र में, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य सहित सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन कापरनिकस का उदय होता है और कापरनिकस ने उनकी बातों का खंडन किया और ये कहा कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं, सूर्य है और पृथ्वी सहित सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। और केपलर ने ग्रहों की गति के नियम से संबंधित व्याख्या दी कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पूरा करते हैं। तो उम्मीद है दोस्त कि आप जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले ग्रहों की जो संख्या होती थी वो 9 होती थी। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये 2024 है, इसमें ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 के पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। लास्ट का जो अरुण के बाद ग्रह होता था वो यम ग्रह था, प्लूटो ग्रह था। लेकिन चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सम्मेलन होता है 2006 में और उसे ग्रह के दर्जे से बाहर कर दिया जाता है। देश भर के तमाम वैज्ञानिक जुटते हैं, खगोलविद, और उसे ग्रह के दर्जे से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अरुण की कक्षा को काट देता था। जो एक ग्रह की परिभाषा होती है, जो उसका ऑर्बिट होता है ग्रह का, उसी ऑर्बिट में अपना वो परिक्रमा करता है, लेकिन वो वरुण की कक्षा को काट देता था, अरुण के ऑर्बिट में आ जाता था, उसके घेरे में आ जाता था। तो दोस्त, ग्रह वही होगा जिसका एक स्वतंत्र अपना पथ हो, अपना एक ऑर्बिट हो और उसी ऑर्बिट के अंदर ही वो अपना परिक्रमा पूरा कर ले, चक्कर पूरा कर ले। अगर किसी दूसरे के ऑर्बिट में जाता है तो वो क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आएगा। तो वही 2006 में प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटाते हुए बौने ग्रह के दर्जा दे दिया गया, यानी कि ग्रह के दर्जे से उसे हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 ग्रह है। तो सबसे सूर्य के नजदीक का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। सबसे लास्ट ग्रह वरुण है। ध्यान रखिएगा दोस्त, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को, यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इन 4 ग्रहों को हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह कहते हैं दोस्त? आंतरिक ग्रह। या कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देता है, पूछ देता है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह कहिए या पार्थिव ग्रह कहिए, यही 4 आपके हैं शुरुआत के, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
उम्मीद है कि दोस्त आप इसको एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये 4 ग्रह है, 3 इसमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा कि कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, एकदम याद हो जाएगा। यहाँ से 4 देखते हैं, बृहस्पति से 4 को देखते हैं अगर, तो बृहस्पति से लेकर के और वरुण तक के ग्रह को हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह। कौन सा ग्रह? बाह्य ग्रह। इसे हम लोग जोवियन ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? तो जोवियन ग्रह कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये बीच में चीजें क्या दिखाई रही है, तो ये क्षुद्र ग्रह है। कौन 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 ग्रह है? तो क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह की खोज 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में गुसेपी पियाजी ने किया था। गुसेपी पियाजी ने किया था। गुसेपी पियाजी ने किया था 1801 ईस्वी में। तमाम क्षुद्र ग्रह है, फोरवेस्टा, बावन, यूरोपा, डेविड, तमाम तरीके के क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ये भी सूर्य का, अन्य ग्रहों के साथ साथ सूर्य का अनियमित परिक्रमा करते हैं। कैसे करते हैं? अनियमित परिक्रमा करते हैं, भ्रमण करते हैं। अरबों के संख्या में है ये, अरबों के संख्या में। तो किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, मंगल और बृहस्पति। कौन से ग्रह हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन से ग्रह? तो क्षुद्र ग्रह। ये करोड़ों बार क्वेश्चन बना है दोस्त, इसको बिल्कुल याद रखना है। पूछता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बनाए हुए हैं, आप टीवी सीरियलों में देखे होंगे अंतरिक्ष की चीजें, तो आपको कई ग्रहों पे घेरा बना हुआ है। कहा जाता है ना कि शनि की दशा चल रही है, ये कहते हैं ना घेरा बना हुआ है शनि की आपके ऊपर दशा चल। आमतौर पे ज्योतिष कहते हैं ना कि राहु का चल रहा है, तो शनि का चल रहा है आपके ऊपर, ऐसी चीजें आप सुने होंगे, लेकिन उससे ये परे है। ध्यान रखिएगा, है वही चीजें लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। ये जो घेरा आपको दिखा रहा है, इसे हम लोग कहते हैं वलय। क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। ये गैसों का घेरा होता है, गैसों का। पहले बृहस्पति पे घेरा नहीं दिखाई देता था, जो ये वलय है, छल्ला भी कह सकते हैं इसे। जो वलय था, यानी छल्ले पहले नहीं दिखते थे बृहस्पति ग्रह पे, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये दिखने लगे हैं। इस पे स्पष्ट हो जाता है कि इस पे 3 छल्ले पाए गए हैं। वलयों की संख्या इसकी 3 है। तो बृहस्पति पे भी वलय है, लेकिन सबसे पहले से जिस पे छल्ले दिखाई देते हैं, जिसे वलय दिखाई देते हैं, ये शनि पर दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? तो शनि पर। शनि के ऊपर वलयों की जो संख्या है, इस पे 7 वलय है। कितने वलय हैं? तो 7 छल्ले पाए गए। तो सर्वाधिक छल्लों वाला ग्रह कौन सा ग्रह है दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, शनि है। इस पे 7 छल्ले पाए गए। कितने छल्ले पाए गए हैं? तो 7 छल्ले पाए गए। वरुण को देखते हैं, वरुण पे भी छल्ले पाए गए हैं, लेकिन धुंधले छल्ले पाए गए। कैसे छल्ले पाए गए? ध्यान रखिएगा दोस्त, तो धुंधले छल्ले हैं। ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कितने छल्ले अरुण पे है। ध्यान रखिएगा दोस्त, तो आपसे पूछ सकता है कि कितने ग्रहों पे ये छल्ले पाए गए हैं, तो 3 ग्रहों पे छल्ले पाए गए हैं। गैसों के छल्ले होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्त, आप उपग्रह थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। उपग्रह अभी आपको हम बताएंगे क्यों इसको लाल से रंगे हुए हैं, क्यों इसको धब्बादार लाल बनाए हुए हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर अपने दोस्तों को पास शेयर करिएगा और एक जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके। तो दोस्त आइए बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि आपको ये क्यों लाल ग्रह है, क्यों ये धब्बादार लाल है। सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं दोस्त कि परिक्रमा, उपग्रह पहले देखते हैं। क्या देखते हैं? तो उपग्रह बहुत पूछता है कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये पहला बुध ग्रह है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। वैसे ही शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा, ध्यान रखिए, पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। जानते ही है कि जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी हमार जान हो। यही जो चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। वही अगर हम मंगल की बात करें कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और
डिमोस। ध्यान रखिएगा दोस्त, 2 उपग्रह हैं मंगल के। अभी मंगल से हम लोग को बहुत चीजें पढ़ना है। निक्स ओलंपिया पर्वत से लेकर के कहाँ जीवन तलाशा जा रहा है, किस ग्रह पे सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, कहाँ जीवन संभव हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं मंगल ग्रह से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये डिमोस 2 उपग्रह है मंगल के, फोबोस और डिमोस। ये बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये 95 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 95। पहले इसकी संख्या जो थी वो 79 थी, 79 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 95 उपग्रह है। कई कई किताबों में 92 दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्त कितने उपग्रह हैं? 95 है। वही शनि की अगर हम बात करें तो पहले इसकी ग्रहों की संख्या 82 हुआ करती थी। ध्यान से रखिएगा दोस्त कितना हो गया है? तो 146 उपग्रह हो गए हैं। किसके? तो शनि के वर्तमान आंकड़ा है 146 उपग्रह हो गए हैं। यानी हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा ग्रह है? तो शनि ग्रह है। कौन सा है दोस्त? तो शनि ग्रह है। कितने उपग्रह है? 146। आपसे 146 और 47 नहीं पूछता है। कॉमन अगर बात करेगा और नॉर्मली तरीके से अगर पूछेगा तो यही कहता है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो आप किसको ट्रिक करेंगे? तो शनि को ट्रिक करेंगे। 146 उपग्रह है। वही अरूण की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा दोस्त, अरूण की अगर हम लोग बात करें तो अरूण पे 27 उपग्रह हैं। 27 उपग्रह हैं। और वरुण पर कितने उपग्रह हैं? तो वरुण के 14 उपग्रह हैं। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, उपग्रह अर्थात सैटेलाइट। तो ध्यान रखिएगा सैटेलाइट की संख्या इसकी कितनी है? तो 14, इसकी 27, 146, 95, 2, 1 और 0। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं। उम्मीद है कि आप उपग्रह भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आपकी भाषा में पढ़ाता हूँ। जिस भाषा से आप जुड़े हैं उसी भाषा में मैं आपको पढ़ाता हूँ, और ये बोली हमको लग रही होगी कि आप बिल्कुल अपने भाषा में समझ रहे हो। दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको समझ में आ रहा है तो तत्काल अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे हमारा भी भला हो सके और आपके दोस्त का भी भला हो सके। दोस्तों जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जितना वीडियो पे व्यूज आएगा, कमेंट आएगा, उससे हम ज्यादा प्रफुल्लित होंगे और खुश होकर के मैं वीडियो शूट करूंगा। थोड़ा सा आज पॉलिटी के चैप्टर से मैं हटा हूँ, इसलिए कि बार बार एक ही चीज से मैं भी उब गया था, तो सोचा आज सैटरडे है, आज एक अलग ही वीडियो शूट कर लिया जाए। तो इसीलिए ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के चले आ गए। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं परिक्रमण का। ध्यान रखिएगा दोस्त, एक होता है परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण। तो परिभ्रमण क्या होता है? जो अपने अक्ष पे नाचते हैं, जैसे कोई भी चीज अपने अक्ष पर घूमती है, इसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। और परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पे नाचते हुए जहां दूसरे का परिक्रमा कर लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं परिभ्रमण। फिर एक बार समझते हैं कि 2 वर्ड है, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं? जो अपने अक्ष पे ऐसे घूमता हो, जो ग्रह अपने अक्ष पे ऐसे घूमता हो, उसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण क्या होता है? कि अपने अक्ष पे ऐसे घूमते हुए, ऐसे देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्त, अपने अक्ष पे ऐसे घूमते हुए और सूर्य का परिक्रमा करे, अपने ऑर्बिट का चक्कर लगाए, इसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण। तो बार बराबर डिफरेंस है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। तो परिक्रमण काल यानी कि उनका कितने दिन में चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ये जितने आपको ग्रह दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चक्कर किसका लगाते हैं? तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि क्यों ये लोग चक्कर लगाते हैं केवल सूर्य का? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का सारा खेला है, सारा माजरा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का है दोस्त। सारे के सारे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ये सौर मंडल में आपको माजरा मिलेगा। तो आइए दोस्त हम लोग देखते हैं कि परिक्रमण काल कौन से ग्रह कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो सूर्य का चक्कर जो लगाता है बुध, वो 88 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? तो 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। वही अगर हम बात करें कि शुक्र ग्रह कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 365 सही 1/4 दिन। यही 1/4 दिन आप रीजनिंग में पढ़े होंगे कि एक लीप वर्ष होता है। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। तो उसमें इंक्लूड हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, यही 1/4 है, वही 6 घंटा।
तो 1/4 यानी कि 6 घंटा या 6 भी घंटा भी आप लिख सकते हैं, वही इंक्लूड हो जाता है। वही अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 687 दिनों में, ध्यान रखिएगा दोस्त, ये अब पूछ रहा है क्योंकि मंगल से अब ज्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं। आपको हम ये भी बताएंगे कि इस पे निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? तो 3 गुना बड़ा है। वो कौन सा पर्वत है? तो निक्स ओलंपिया पर्वत है। दोस्त अगर वीडियो लॉन्ग अगर होगा तो मैं अगले पार्ट में इसके बारे में और भी तमाम जानकारी आपको दूंगा। तो आज बस देखते हैं इतना कि ये परिक्रमण का, तो 687 दिनों में मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। वही बृहस्पति ग्रह कितने दिन में करता है? तो 11.9 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी एक बार। कितने वर्षों में? तो 11.9 वर्ष में। आप शनि को देखते हैं तो शनि 29.5 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है। कितने वर्षों में? तो 29.5 वर्ष में। और ये अगर हम बात करें कि अरुण कितने वर्ष में चक्कर लगाता है, तो 84 वर्ष में लगाता है। कितने वर्ष में? तो 84 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है। वही अगर हम वरुण की बात करें तो 164.8 वर्ष में, कितने वर्ष में? 164.8 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है, अर्थात सूर्य का चक्कर लगाता है। अब एक चीज ध्यान में रखना है दोस्त, ये तो रहा परिक्रमण का, इन सारे ग्रहों का। सबसे ज्यादा जो पूछता है वो पूछता है कि बुध कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या बन सकता है दोस्त, कि सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, वो बुध ग्रह है, क्योंकि 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं ग्रहों का रंग। ग्रहों का रंग, रंग भी जरूरी है, रंग देखना जरूरी है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसा है रंग। तो ग्रहों का रंग कैसा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये बुध का कोई रंग नहीं है, ये रंगहीन है, ये बुध रंगहीन है। वही अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र भी रंगहीन है, इसका भी कोई रंग नहीं है। वही अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी कैसी है? तो नीला है। पृथ्वी कैसी है? नीला है। यानी कि यहाँ H2O की मात्रा, पानी की मात्रा सर्वाधिक है। किसकी मात्रा? पानी की मात्रा सर्वाधिक है, अर्थात ये नीले रंग की दिखती है। मंगल ग्रह कौन सा है? तो ये लाल ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तो लाल ग्रह है। क्यों लाल है ये? तो आप जानते हैं कि मंगल ग्रह हनुमान जी का दिन है, इसलिए नहीं लाल है कि मंगल ग्रह हनुमान जी का दिन है। यहाँ पे फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, पूछता है फेरस ऑक्साइड का सूत्र, तो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग कैसा है? तो लाल है। और आप जानते हैं कि हनुमान जी का भी दिन कैसा है? तो लाल है। लाल देह लालील से, अब कपिधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, हनुमान जी का भी रंग कैसा है? तो लाल है। मंगलवार की उनकी पूजा होती है, तो वो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग कैसा है? तो लाल है। इसी ग्रह पे, मंगल ग्रह पे ही निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये तो क्षुद्र ग्रह आपको हम पहले ही समझा दिए थे। ये सूर्य की अनियमित परिक्रमा करते हैं, विचरण करते रहते हैं, और ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, अनियमित परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? तो धब्बादार लाल है। कैसे है? तो धब्बादार लाल है। ऐसे चेहरे पे आप अंग्रेजों को देखे होंगे, धब्बादार लाल, उनके कभी कभी चेहरे पे ऐसे इतने ज्यादा गोरे होते हैं, लेकिन चेहरों पे ऐसे 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 दाने जैसा हो गया होता है, पिंपल्स आ गए होते हैं, एक तरीके से धब्बादार लगता है, हो रहा कि चाना नियन। तो ऐसे धब्बादार ये रंग होता है, तो धब्बादार लाल है। कैसे हैं? तो धब्बादार लाल है, ध्यान रखिएगा, धब्बादार लाल है। वही अगर हम शनि की बात करें तो शनि का रंग कैसा है? तो पीला रंग है। कैसा है दोस्त? तो शनि का पीला रंग है। वही अरुण की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, पहले अरुण है बाद में वरुण है, तो इनका हरा रंग है। क्यों हरा रंग है? कि यहाँ मेथेन CH4, यहाँ पे मेथेन गैस की मात्रा, मेथेन गैस की मात्रा सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा,
CH4 मेथेन गैस की मात्रा सर्वाधिक है और इसीलिए इसका रंग कैसा है, तो हरा है। तो कैसा है अरुण का रंग, हरा है। आगे बढ़ते हैं कि वरुण का रंग कैसा है, तो हल्का हरा है। वरुण का रंग कैसा है, तो हल्का हरा है, क्योंकि यहाँ CH4 की मात्रा कम है। CH4 की मात्रा अर्थात मेथेन गैस की मात्रा क्या है, तो कम मात्रा में पाई गई है, इसीलिए इसका रंग हल्का हरा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखते हैं कि तापमान, किस ग्रह का तापमान कितना है, किस ग्रह का तापमान कितना है, कैसे इसका क्वेश्चन बनता है वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो तापमान, बुध का तापमान प्लस में है 390 डिग्री सेल्सियस, माइनस में जो जाता है, यहाँ माइनस में लिख दिया हूँ, माइनस में 170 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कैसे बनता है कि किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है, किस ग्रह का तापांतर, तापों का अंतर, तापांतर सर्वाधिक है, तो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्त, तो बुध ग्रह है। और एक और क्वेश्चन बनता है, इससे पूछता है कि किस ग्रह पर दिन अति गर्म, किस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है, किस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं, तो वह ग्रह है आपका बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है। वही अगर हम बात करें कि शुक्र ग्रह का टेम्परेचर कितना है, तो शुक्र ग्रह का तापमान जो है वो 475 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, तो 475 डिग्री सेल्सियस। वही पृथ्वी का देखिएगा तापमान, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि पृथ्वी का तापमान कितना है, तो यह है 22 डिग्री सेल्सियस। प्लस में कितना है, प्लस में 22 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस में 475 डिग्री सेल्सियस। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य से इस सारे ग्रह प्रकाशवान होते हैं और बुध इसके सबसे पास में है, लेकिन सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह है। 475 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। ये कमेंट करके बताइएगा इसका क्यों नहीं है, फिर हम आपको बताएंगे कि क्यों ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक गर्म है। पृथ्वी का कितना है तापमान, तो 22 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम बात करें कि मंगल ग्रह का तापमान कितना है, तो माइनस में 23 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, तो माइनस में 23 डिग्री सेल्सियस है। वही अगर हम बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह का जो टेम्परेचर है वो माइनस में 123 है। यहां से ध्यान रखिएगा दोस्त, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों ग्रह ठंडा ग्रह है। कैसे ग्रह है, ठंडा ग्रह है। तो माइनस में 23 डिग्री सेल्सियस मंगल ग्रह का, बृहस्पति का कितना है, तो माइनस में 123 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर शनि का कितना टेम्परेचर है, तो माइनस में 180 डिग्री सेल्सियस। और अरुण का कितना टेम्परेचर है, तो माइनस 218 डिग्री सेल्सियस। वही वरुण की अगर बात करें तो माइनस में 228 डिग्री सेल्सियस। और जो एक ग्रह था प्लूटो, जिसे 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, अगर उसका तापमान था तो माइनस में 230 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान रहता। ये जो पहले आंकड़ा था, तो अब तो है नहीं, तो उसकी बात ही करना बेकार है। अक्षांशीय झुकाव, अक्षांशीय झुकाव से भी प्रश्न पूछता है। क्या अक्षांशीय झुकाव से प्रश्न पूछता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए कौन सा ग्रह कितना झुका हुआ है, कौन सा ग्रह कितना झुका हुआ। हम लोग जब बचपन में थे और पढ़ते थे, छोटे थे, तो बड़े जो अभिभावकगण थे वो लोग कहते थे आपकी पृथ्वी झुकी हुई है। तो हम लोग ऐसे ऐसे सोचते थे कि भाई कहाँ झुकी हुई है पृथ्वी, ये पता ही नहीं चलता था। अभी हम लोग छोटे थे तो कैसे जान पाते। बाद में जब जियोग्राफी पढ़े, आदमी एमए किया, बीए किया, एमए किया, तब पता चला कि अरे भाई ये तो बात कुछ और है, माजरा तो कुछ और है इसमें। तो अक्षांशीय झुकाव क्या है, तो बुध कितना झुके हुए हैं, तो 7 डिग्री झुके हुए हैं। यह अक्षांशीय झुकाव बात हो रही है ये दोस्त, 7 डिग्री झुके हुए हैं। शुक्र कितना डिग्री झुका हुआ है, तो ये 3 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री, 3 डिग्री झुका हुआ है। वही पृथ्वी, ध्यान रखिएगा दोस्त, ये बहुत पूछता है। पृथ्वी इंपोर्टेंट में कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट में। ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। वही अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल का अक्षांशीय झुकाव कितना है, तो 25 डिग्री है। वही बृहस्पति की अगर हम बात करें तो
बृहस्पति कितना डिग्री झुका हुआ है? तो बृहस्पति 3 सही 1/2 डिग्री कितना झुका हुआ है दोस्त? 3 सही 1/2 डिग्री अर्थात 3.5 डिग्री झुका हुआ है। वही अगर हम शनि की बात करें तो शनि कितना झुका हुआ है? तो 26 डिग्री झुका हुआ है। पूछ सकता है कि शनि का अक्षांशीय झुकाव कितना है? तो 26 डिग्री है। वही अरूण की बात करें तो अरूण का जो है वो सबसे सर्वाधिक झुका हुआ ग्रह है। ये 82 सही 1/2 डिग्री 82 सही 1/2 डिग्री यानी कि सर्वाधिक अक्षांशीय झुकाव वाला ग्रह तो कौन सा ग्रह है? तो अरूण है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह। तो आपसे पूछ सकता है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो वह अरूण ग्रह है जो 82 सही 1/2 डिग्री झुका हुआ है। इसी अक्षांशीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो अरूण को देखते हैं, वरुण को देखते हैं। वरुण 28 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 28 डिग्री। और हमारे सौर मंडल का अंतिम जो ग्रह है वो वरुण ग्रह है। हमारे सौर मंडल का अंतिम जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। लेकिन 2006 के पहले प्लूटो था, यम ग्रह था। आइए दोस्त थोड़ा सा हम लोग सूर्य की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे लोग जब किसी का चक्कर लगा रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी। एक चौपाई हमको याद आ गई है कि हनुमान जी को जब बोल ही दिए हैं तो इनको भी बोल दिया जाए, सूर्य को भी बोल दिया जाए। देखिए हनुमान जी में कितनी ताकत थी कि वो छोटे थे, बाल्य अवस्था में थे, तभी सूर्य को घोट गए थे। कहा जाता है ना कि एक बार घोटी मुनि ने उगलावा, एक बार घोटी मुनि ने उगलावा, छोट रहे तबे घोट गए थे वो। एक बार घोटी मुनि ने उगलावा, अब की घोटी अंत नहीं पावा, अब की घोटी अंत नहीं पावा। आप पढ़ रहे होंगे जब, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब 3 लोक भयो अधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब 3 लोक भयो अधियारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो ध्यान रखिएगा दोस्त। बताइए हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो सूर्य के जो केंद्र का तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है दोस्त? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ये सूर्य के केंद्र का तापमान है। सूर्य के केंद्र का तापमान है ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम सतह की बात करें कि सतह का कितना तापमान है सूर्य का, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस इस सतह का तापमान है। और जो प्रकाश मंडल ऐसे हम लोग के पास आता है उसका 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान है। एक ये भी प्रश्न पूछता है कि सूर्य का चमकने का प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, सूर्य क्यों धधकता हुआ एक आग के गोला के समान दिखाई देता है? तो उसमें नाभिकीय संलयन की स्थिति होती है, घटना घटती है। नाभिकीय संलयन की घटना घटती है। क्या होता है नाभिकीय संलयन? तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन। जो सूर्य के केंद्र में है वो कौन सा है? तो हाइड्रोजन। और परिवर्तित किस में होता है? तो हीलियम में। तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। और इसी से आग फेंकता है, धधकता हुआ एक आग का गोला के समान दिखाई देता है, हमें प्रकाशवान करता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, इन सारे ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, अपना कोई प्रकाश नहीं है। ध्यान रखिएगा, इन सारे ग्रहों जो 8 ग्रह हैं इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशवान होते हैं। ये सूर्य के ही प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशवान होते हैं। तो उम्मीद है दोस्त कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। इस छोटे चैनल को बढ़ाने में अपना एक छोटा सा योगदान जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।